तो अगला हमारा, अच्छा यार ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं आप लोगों को इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ। लाइक जो एनआरई वाले हैं उनकी मर्जी है, उन्होंने सिर्फ ये वाली चीजें याद रख लेनी है, उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो एमएलई वाले हैं उन्होंने इस चीज को, मैं उनके लिए ये वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ी सी मतलब डिटेल के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एमएलई में ना इसके रिगार्डिंग ये थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये क्या है, आपका इमेशन है, एक्सपल्शन है, इजैकुलेशन वगैरह के बारे में है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक मेल की सेक्सुअल लाइफ के बारे में। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। अब चाहे अगर आप लोगों ने अभी इसके साथ साथ लिखना है तो साथ साथ लिख लेना, या बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देके इसकी चीजें मतलब जो मैं डिटेल लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना। और ये वाला मैं एक पाथवे आप लोगों को पढ़ाऊंगा, इसकी डिटेल्स हमारी दी हुई है कार्डियक फार्माकोलॉजी में। तो उधर आप लोग इस चीज को देख सकते हैं, उधर आप लोगों को इसका ग्राफ मिल जाए, मतलब वो पूरा फ्लो चार्ट मिल जाएगा। खैर, अब देखो हमने क्या किया, नॉर्मल एनाटॉमी भी पढ़ ली, ठीक है कि ये सारी चीजें थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ लिया कि अगर ट्रोमा हो गया तो हमारे पास बंदा कैसी कैसी प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अब हम कह रहे थे कि हमारा क्या है कि हमारी इरेक्शन हो रही थी, ठीक है, और क्या है, एक्सपल्शन हो रही थी, इजैकुलेशन, वो सारा काम हो रहा था। तो अब हमने पढ़ना है कि वो कैसे हो रहा था। हमने कहा तो सही कि बंदे की इरेक्शन हो रही होती है या वो सारा काम हो रहा था, उस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, अब हम उसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब अगला हमारा टॉपिक आ गया ऑटोनॉमिक इनर्वेशन ऑफ मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑटोनॉमिक के वर्ड से ही जाहिर होता है कि ऑटोमेटिक है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में है, आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके कौन से दो सिस्टम आ जाते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, जब आप सुकून की हालत में हो, ऐसा ही है कि नहीं है। जबकि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कब, फाइट एंड फ्लाइट, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं आपकी जो इजेक्शन हो रही होती है, आपकी जो इजैकुलेशन हो रही होती है, उसको ये दोनों सिस्टम क्या है कि कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब वन बाय वन बात करते हैं कि कौन सा किस चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब देखो, क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो स्पर्म थे वो क्या क्या है कि इधर से कहां पे जाएं, हमारे वेजाइना के अंदर जाएं, ऐसे ही है कि नहीं है। तो अब वेजाइना के अंदर पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो पीनस है ये इस हालत में तो वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा। इस जो पीनस है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस हालत में लेके आना पड़ेगा ना, इरेक्ट हालत में लेके आना पड़ेगा, देन ही तो वेजाइना के अंदर इंसर्ट होगा और देन क्या है कि स्पर्म्स उधर जाएंगे। तो इस काम के लिए ये वाला इट मींस के पहला प्रोसेस हमें क्या चाहिए, इरेक्शन, ठीक है। मींस के क्या है कि आपका जो पीनस है वो इरेक्ट होना चाहिए, देन ही तो वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो ये काम कौन करवा रहा होता है, ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा होता है। तो ये लड़कों को इस चीज का मैं बताता हूं कि देखिए, अक्सर आप देखते होंगे कि जब बंदा मॉर्निंग में उठता है, जब आप टीन एज में थे तो उस वक्त क्या है कि अक्सर जब आप उठते थे तो आपका पीनस इरेक्टेड फॉर्म में होता था। वो आपका जो पीनस इरेक्टेड फॉर्म में होता था क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हम सुकून की हालत में होते हैं। जब हम सुकून की हालत में होते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो ये जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस वक्त बंदे की क्या होती है कि ये जो इरेक्शन होती होती है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि एक बंदा फॉर एग्जांपल सुकून की हालत में चिल सीन है, मजे कर रहा है, ठीक है। तो उसकी क्या होगी, इरेक्शन होगी। अब इसकी बात करते हैं कि ये इरेक्शन होगी कैसे। ये तो मैंने कह दिया कि इरेक्शन होगी, अब उसकी बात करते हैं कि इरेक्शन होगी कैसे। सबसे पहले आपका कौन एक्टिवेट हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मैसेज कैसे भेजेगा, उसके पास नर्व्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं, पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व्स हैं। जब भी वर्ड आ जाए स्प्लैंकनिक तो आपने याद रख लेना है कि ये जो बात हो रही है ये हमारे विजरल ऑर्गन्स की बात हो रही है। विजरल ऑर्गन्स कौन से, एब्डोमिनल विजरल ऑर्गन्स, उसमें कौन से आ जाते हैं आपके एब्डोमेन में, कौन से आपकी इंटेस्टाइन, लिवर, ठीक है, उसके बाद पैंक्रियाज, फ्लांडम, ये सारे क्या होते हैं, विजुअल ऑर्गन्स होते हैं। अब वो बात कौन सी कर रहा है, पेल्विक स्प्लैंकनिक, मतलब ये जो पेल्विस के हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको जो नर्व सप्लाई कर रही है पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व्स। और ये ओरिजिनेट कहां से हो रही होती है, हमारे S2 और S4 से ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ योवर्ड की डायग्राम पे, इस चीज को समझने के लिए कि ये देखें यार। अच्छा, देखें फॉर एग्जांपल, देखिए आपका जो भी मैसेज वगैरह आ रहे होते हैं वो कहां से, आपको पता है कि ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उधर से सारी नर्व निकल रही होती है, हमारी बॉडी को क्या है कि सप्लाई मिल रही होती है, जो भी मैसेज मिलना होता है वो इधर से आ रहा होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो इरेक्शन का मैसेज है वो कौन लेके आ रहा होता है, हमारी पेल्विक स्प्लैंकनिक नर्व्स लेके आ रही होती है। वो ओरिजिनेट कहां से कर रही है, हमारे S2 और S2 S3 से ओरिजिनेट कर रही होती है। और साथ में ना हमारी जो बुक पे है वो S4 भी लिखा हुआ है, मींस कि आपके जो S2 3 और 4 सैक्रल वर्टिब्रास है। ये देखो आपका ये सारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसको हमने सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल इसमें डिवाइड किया हुआ है ना, ऑन द डिपेंडिंग ऑफ द पोजीशन। तो ये देखिए कि आपका ये जो S2 और S3 है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो S2 है और S3 है, इधर से क्या है कि ये वाली नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, ये नर्व्स इस तरह करके निकल रही होगी। अब ये वाली जो नर्व्स हैं देन क्या है कि आगे आके आप देख सकते हैं कि आपको किसको सप्लाई कर रही हैं, हमारे कैवर्नस नर्व्स बन रही हैं, और देन ये आपके पीनस को सप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी इरेक्शन हो जाएगी। ये काम हो रहा होता है। अब देखो ये नर्व्स आएंगी, ये मैसेज देंगी, ये मैसेज कैसे देंगी, ये आपका इधर रिलीज करवाती होती है एसिटाइल कोलिन।
आपकी नर्व्स आई, इन्होंने मैसेज क्या दिया, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाया। अब ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है ये क्या करेगा, अब फॉर एग्जांपल ये मैं पीनस बना रहा हूँ, ठीक है, और ये पीनस के अंदर एक पिनाइल आर्टरी है, ठीक है, पिनाइल वेसल है। अब मैं इसको बना रहा हूँ कि ये इधर क्या काम हो रहा होगा जिसकी वजह से ये वाली जो आर्टरी है या ये वाली जो वेसल है वो क्या है कि इस फॉर्म में, डायलेटेड फॉर्म में चली जाएगी, और इसके अंदर ये जो ज्यादा ब्लड आ रहा है वो कैसे हो रहा था, इस पूरे प्रोसेस को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो क्या हुआ कि आपका इधर नर्व आई, नर्व आके इधर मैसेज देगी। अब मैं एक सेल बना रहा हूँ इधर का ना, एक हमारी जो वेसल है उसका एक सेल बना रहा हूँ कि इधर क्या काम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल बल्कि इधर बनाता हूँ, ठीक है। आपकी क्या है कि ये इस तरह अगर वेसल हो तो उसमें इस तरह करके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड देन क्या है, नीचे स्मूथ मसल्स होते हैं, एंड देन एडवेंटिशिया आता है, यही 3 लेयर्स होती है ना। अब हमारा जो काम है कि इधर क्या है कि मैसेज आ गया, मैसेज कौन लेके आ गया, हमारा एसिटाइल कोलिन लेके आ गया। एसिटाइल कोलिन कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, इधर हमारे एंडोथेलियल सेल्स पे जाके एक्ट करेगा, इधर इसके रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। अब क्या है कि एसिटाइल कोलिन आ गया, वो हमारे रिसेप्टर्स पे जाके लग गया। अब क्या है कि ये जब आपके रिसेप्टर्स पे जाके लगेगा तो ये एक काम करवाएगा। अब वो जो काम है उसको मैं डिटेल से दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेल बनाऊं, ठीक है, अब आपका एसिटाइल कोलिन आ गया है, ये हमारे रिसेप्टर्स पे जाके लग गया है, तो ये इधर से क्या करवाएगा कि इधर आपका कैल्शियम पड़ा होगा, इस कैल्शियम को रिलीज करवा देगा। ये हमारे एंडोथेलियल सेल में किसको रिलीज करवा रहा है, हमारे कैल्शियम को रिलीज करवा रहा है। जब आपका ये जो कैल्शियम है ये रिलीज होगा तो ये काम करेगा, ये काम क्या करेगा कि आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिवेट करवा देगा। जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि एल आर्जिनिन को कन्वर्ट करवा देता होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हुआ कि जब आपका एसिटाइल कोलिन आया उसने क्या किया, रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट किया, और क्या है कि देन आपका कैल्शियम को रिलीज करवाया जिसकी वजह से नाइट्रिक सिंथेज एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से आपका एक अमाइनो एसिड होता है एल आर्जिनिन, एल आर्जिनिन, ठीक है, उसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया, हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। ये काम किसके अंदर हो रहा था, हमारे एंडोथेलियल सेल्स के अंदर हो रहा था। मींस के ये काम कहां पे हो रहा है हमारा, अब इधर से नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। अब क्या होगा कि ये जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है ये कहां पे चला जाएगा, नीचे क्या होते हैं हमारे स्मूथ मसल्स होते हैं, हमारे वेसल के स्मूथ मसल्स होंगे। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये डिफ्यूज करके पहुंच जाएगा इधर स्मूथ मसल्स के अंदर, इधर आ गया। अब ये इधर क्या करेगा, इसका एक सेल बनाता हूं। अब मैं स्मूथ मसल्स का मतलब ये इधर का एक सेल बना रहा हूं कि इधर क्या कहानी हो रही है उसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल बना दिया, ठीक है। अब इधर आपका क्या पहुंच गया है, नाइट्रिक ऑक्साइड पहुंच गया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जब इस सेल पे जाके एक्ट करता है तो वो एक इंजाइम को एक्टिवेट करवा देता है, उसको हम कहते हैं ग्वानालेट सिंथेज, ग्वानालेट सिंथेज, ठीक है। ग्वानालेट को एक्टिवेट करवा देगा। अब ये जो आपका ग्वानालेट है ये क्या काम करेगा कि ये आपका ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा, किसको कन्वर्ट करवाएगा, आपकी जीटीपी को, जो जीटीपी को किसके अंदर कन्वर्ट करवाएगा, हमारी साइक्लिक जीएमपी के अंदर, ठीक है। तो इसने क्या करवाया कि आपका जो ग्वानालेट साइक्लेज एंजाइम था, ठीक है, साइक्लेज इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या करवाएगा, साइकिल बनवाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि आपकी जो जीटीपी थी इसको कन्वर्ट किसमें कर दिया, साइक्लिक जीएमपी में, ठीक है। अब क्या है कि आपके ये जब स्मूथ मसल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेटेड होता है तो ये क्या करता है, ये एक आगे काम करता है। वो आगे क्या काम करेगा कि ये आपके एमएलसी फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करवा देगा, ठीक है। तो इसने क्या किया कि आपका जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेट हुआ तो इसने क्या किया कि आपका जो एमएलसी फॉस्फेटेज होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज, उसको एक्टिवेट करवा दिया। अब जब ये आपका एक्टिवेट होता है तो ये क्या करता है कि इधर आपकी पड़ी होती है एक्टिन और साथ में पड़ी होती है मायोसिन, और ये जो मायोसिन है ना इसके साथ अटैच होता है फॉस्फेट, ठीक है, ये काम होता है। अब देखें जब आपका एक्टिन और मायोसिन क्या है, मसल फाइबर्स हैं, जब आपकी एक्टिन और मायोसिन इस फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होती है तो आपके मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मींस कि अगर आपकी वेसल फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल इस फॉर्म में थी, जब आपके एक्टिन और मायोसिन इस फॉर्म में जाएंगे तो आपके मसल्स इधर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपकी वेसल क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब क्या है कि अगर मैं इधर से फोस्फोरस को रिमूव कर दूं तो क्या होगा कि आपकी जो एक्टिन और मायोसिन है वो क्या करेगी, इधर से अब एमएलसी फोस्फेटेज एंजाइम आया, इसने क्या किया, फोस्फेटेज से नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये क्या करवाएगा, आपके फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा देगा एक्टिन और मायोसिन से। तो देन क्या है कि जब आपका एक्टिन और मायोसिन क्या है उससे रिमूव हो जाएगा हमारा फोस्फेट, तो अब आपकी जो वेसल्स होंगी स्मूथ मसल्स की वेसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ वेसल्स वो क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे। जब रिलैक्स कर जाएंगे तो आपकी जो वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी। खैर ये सारी चीज इतनी समझाने का पर्पस पता है क्या है कि आपकी काफी सारी ड्रग्स है जो इधर काम कर रही हैं, वो मतलब वियाग्रा वगैरह और वो सारी चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, इस वजह से मैंने ये डिटेल से पढ़ाया। इस चीज का मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देता हूं, बल्कि इसका सिंपल मैं अगर आप लोगों को बता दूं
ओके सिंपल क्या है कि जब आपका मैसेज आएगा तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है कि आपके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देगा और क्या है कि वेसल्स को डायलेट करवा देगा। जब वेसल्स डायलेट होंगी तो अब क्या जाहिर सी बात है इधर से ज्यादा ब्लड आएगा, जब ज्यादा ब्लड आएगा तो क्या हो जाएगा, इरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये काम हो रहा है। अब क्या है कि एमएलई वाले आ जाते हैं कि एमएलई वालों ने क्या याद रखना है, एमएलई वालों ने ये याद रखना है कि आपका क्या होगा, एसिटाइलकोलिन आएगा, वो आपके एंडोथेलियल सेल के रिसेप्टर्स पे जाके लगेगा, जब उधर लगेगा तो उधर से क्या है कि कैल्शियम को उधर इंक्रीज करवाएगा, कैल्शियम जब इंक्रीज होगा तो आपके एल आर्जिनिन को कन्वर्ट करवा दिया जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। देन क्या होगा कि जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड इधर बन गया तो वो क्या है कि स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज कर जाएगा, जब उधर स्मूथ मसल्स के अंदर जाएगा तो क्या करेगा कि ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करवाएगा, ग्वानालेट साइक्लेज को। जब आपका ग्वानालेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो आपका साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेट हो जाएगा, जब एलिवेट हो जाएगा तो आपके स्मूथ मसल क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमारे मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करवा रहा है, जो कि क्या है कि एक्टिन और मायोसिन पे जो फास्फोरस लगा हुआ है उसको रिमूव करवा के एक्टिन और मायोसिन को अकेला छोड़ रहा है, जिससे क्या होगी कि हमारे स्मूथ मसल्स क्या कर जाते होते हैं, रिलैक्स कर जाते होते हैं। खैर ये हर किसी की लाजमी नहीं है, लेकिन ये जो हमारे पास एमएलई वाले बच्चे हैं उन्होंने याद रख लेना। अच्छा आप बात देखें, ये जो एनआरई वाले ने याद रखना है, सिंपली क्या हुआ कि आपका जब भी मैसेज आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, वो क्या है कि सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी के लेवल को एलिवेट करवा देगा, जिसकी वजह से आपके स्मूथ मसल रिलैक्स रिलैक्स, तो जाहिर सी बात है उधर क्या है, ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा ब्लड आएगा तो इरेक्शन हो जाएगी, सिंपल सा काम है। देन आगे बात करते हैं कि अगर कोई भी ऐसा हार्मोन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो नोरेपिनेफ्रिन है, वो क्या है कि वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो उस वक्त आपका एपिनेफ्रिन नोरेपिनेफ्रिन वगैरह रिलीज होते हैं, ऐसा ही नहीं है। तो क्या है कि आपका जब नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो ये किस तरह काम करेगा, ये करता है कि ये हमारा फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ही सेल बनाऊं, ठीक है, ये हमारा जब भी एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन आएगा तो वो हमारे सेल के अंदर, यही सेम सेल बना रहा हूं, यही सेम सेल बना रहा हूं, ये हमारे सेल के अंदर कैल्शियम के लेवल को एलिवेट करवा देते हैं। जब आपका कैल्शियम का लेवल एलिवेट होता है ना, तो हमारा ये कैल्शियम का काम क्या करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हमारी एक्टिन और मायोसिन को, ये जो फॉर्म थी ना कि इनकी डी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म थी, इसको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवाएगा किसके अंदर, हमारी फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म के अंदर, विद द हेल्प ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज। देखो इस ये जो इंजाइम है इसके नेम पे ही तो कहानी, सारी कहानी है। मायोसिन मतलब मायोसिन से, मायोसिन की जो लाइट चेन है उधर से क्या करवा रहा था, वो फॉस्फेट को रिमूव करवा रहा था, तो फॉस्फेटेज कह दिया, इसको हमने क्या कहा, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये क्या कर रहा है कि मायोसिन की लाइट चेन के अंदर क्या किसको डाल रहा है, हमारे फॉस्फोरस को डाल रहा है, तो इसको हमने क्या कह दिया जनाब, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। तो जिसकी वजह से क्या है, फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी एक्टिन और मायोसिन की फॉस्फोरिलेशन होगी तो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, मतलब उधर की वेसल्स क्या कर जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, ऐसा ही कि नहीं है। तो ये काम हो रहा होता है। इट मींस आप लोगों को पता चल गया कि जब भी आपका एपिनेफ्रिन या नोरेपिनेफ्रिन रिलीज होगा, सेल के अंदर जनाब कैल्शियम ज्यादा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और बंदे की क्या है कि इरेक्शन नहीं होगी, जो इरेक्शन थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अच्छा अब हमने इतना ये डिटेल से क्यों पढ़ा है, हम पागल थोड़ी हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो स्ट्रेस को लेता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो उसमें क्या होगा कि आपको पता है जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, और क्या है कि आपका कार्टिसोल वगैरह रिलीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करवाते हैं, आपका चाहे नोरेपिनेफ्रिन हो चाहे आपका कार्टिसोल हो, जो स्ट्रेस में रिलीज होता है, ये वेसल्स को क्या करवा रहे हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा पीनिस था उसको क्या था कि अगर उसने इरेक्ट होना था तो इसको वेसल्स किस फॉर्म में चाहिए थी, डायलेटेड फॉर्म में चाहिए थे। इट मींस जो लोग स्ट्रेस के अंदर रहते हैं उनकी क्या है कि प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो सकती, उनकी प्रॉपर अज़दवाजी लाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि क्या है कि उनकी जो नोरेपिनेफ्रिन ज्यादा होगा, आपकी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही क्या करना। तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है उन लोगों के अंदर। आगे बात करते हैं, आगे आ गया कि अब देखो हमने इरेक्शन करवा दिया, अब हम क्या चाहते हैं कि आपके जो इधर स्पर्म्स बने हुए थे, देखें हमने इरेक्शन करवा दी, हमारा ये काम हो गया कि अब हमने समझो कि रास्ता तैयार कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए थे। स्पर्म्स कहां पे थे, हमारे एपिडिडिमस में थे, ऐसे ही कि नहीं है, स्पर्म्स कहां पे थे, हमारी वैस डिफरेंस में थे, ठीक है। तो इट मींस कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, और क्या है कि मुझे ये सारे ग्लैंड्स भी कांटेक्ट करवाने पड़ेंगे ना, ताकि वो सारी मुझे फ्लूइड वगैरह मिल जाए। तो क्या होगा कि देन आपका जो मैसेज आएगा वो कहां से आएगा, वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज आएगा तो ये जहां जहां स्पर्म पड़े हैं वो सारी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अब जब ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इधर से स्पर्म्स की बारात जाएगी विद सारे फ्लूइड वगैरह के साथ, वो सारी बारात क्या है कि अब पहुंच जाएगी इधर, कहां पे पहुंच गई है जनाब, इन सारी चीजों को हमने कॉन्ट्रैक्ट करवाया, किसको, हमारे सेमिनल वेसिकल को, उसके बाद हमारे एपिडिडिमस को, उसके बाद जनाब हमारी वैस डिफरेंस को, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जो और जो स्पर्म्स हैं वो कहां पे पहुंच चुके हैं, इस जगह पे पहुंच चुके हैं, ठीक हो गया। ये मतलब ये बल्बो यूरिथ्रल वाले पार्ट में पहुंच चुके हैं, तो इधर तक स्पर्म्स पहुंच चुके होंगे, इसको हम क्या कहते होते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं एमिशन, इसको हम क्या कहते हैं, एमिशन। एमिशन क्यों कहा, क्योंकि अभी एमिशन और एक्सपल्शन में फर्क क्या है,
एमिशन का मतलब है कि अगर आपके स्पर्म्स गए हैं लेकिन बॉडी से बाहर नहीं गए, इसको हम क्या कह रहे हैं, एमिशन। लेकिन क्या है कि जब आपका एक्सपल्शन होगी तो वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। अब एमिशन तक काम हो गया, वो कौन कर रहा होता है आपका, मैंने आप लोगों को बताया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसकी कौन सी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व T11 और मतलब ये L2 से ये ओरिजिनेट हो रही होती है। देन अगला काम क्या करना है कि हमने स्पर्म्स को अब कहां पे, इधर पहुंचा दिया, तो इट मींस कि मुझे इधर वाले मसल्स को कांटेक्ट करवाना चाहिए ताकि स्पर्म्स क्या है कि इधर से कहां पे चले जाएं, फीमेल की वजाइना के अंदर चले जाएं पूरी फोर्स के साथ। पूरी जो एक्सपल्शन होती है वो आपको पता है कि पूरा इस तरह फोर्स के साथ होती है, क्योंकि क्या है कि हम चाह रहे हैं कि वो आगे सीधा वजाइना के अंदर जाएं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपल्शन कहते होते हैं। ये भी आपका कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। कौन सी नर्व, आपकी पोडेंटल नर्व इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह आपका ये जो काम है आपका क्या कहते हैं इरेक्शन का और इजैकुलेशन का, वो इस तरह हो रहा होता है। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपका कौन सा सिस्टम था जो इरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व था, तो आपने कहना है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आपका कौन सा सिस्टम था जो हमारी इजैकुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट था, तो आपने कहना है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसने कहना है कि अगर मैं क्या करूं कि आपकी S2 से लेके S4 तक नर्व्स को डैमेज करवा दूं, तो क्या उस बंदे की इरेक्शन हो सकेगी, नहीं हो सकेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इधर से ही तो मैसेज आ रहा था ना, ठीक है। तो इस तरह करके मैसेज आता होता है, मतलब क्या कहते हैं एमसीक्यूज आता होता है। और कहां से जो यूवर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ था उस चीज को मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि उधर क्या है, इसके बारे में एमसीक्यूज आया हुआ है। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि आपका क्या है कि मैसेज आ रहा था, नर्व्स लेके आ रही थी, ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों को इधर ही तो पढ़ाया कि आपकी जो नर्व्स हैं वो मैसेज लेके आ रही थी, लेकिन दरमियान में कहानी मैंने छुड़वा दी ताकि आप लोग परेशान ना हो। देखो आपकी पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स आ रही थी, देखो ये इधर आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, लेकिन ये क्या है कि ये इधर इधर पहुंचने से पहले ना ये इस पे जा रही है, मतलब किस पे, हमारे प्रोस्टेट पे जा रही होती है। ये आपका कौन सा ग्लैंड पड़ा हुआ है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ना कि ये पहले प्रोस्टेट की सरफेस को सप्लाई कर रही है, देन आगे जाके हमारे इसको पीनस को सप्लाई कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि अगर बंदे का प्रोस्टेट बड़ा हो जाए ना तो उसकी हम सर्जरी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इधर से मैं प्रोस्टेट को निकाल दूंगा, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेटेक्टमी। अब प्रोस्टेट को निकाल दूंगा तो ये वाली नर्व्स क्या हो जाएंगी, स्क्रीन। अच्छा देखें मैं आप लोगों को अच्छा देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आपकी जो नर्व्स हैं वो स्पाइन से आ रही होती है, स्पाइन से आ रही होती हैं और देन क्या है कि हमारे पीनस को सप्लाई करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पीनस इफेक्ट हो जाता है। लेकिन मैंने आप लोगों को दरमियान वाली कहानी छुड़वा दी। दरमियान वाली देखो ये आपका जो नर्व्स का पूरा इस तरह करके रूट आ रहा है, देखो तो ये पहले किसको सप्लाई कर रहा है, हमारे प्रोस्टेट को सप्लाई कर रहा होता है एंड देन आगे जा रहा होता है। अब देखो अगर क्या हो कि एक बंदे के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए, ये मैं आप लोगों को पैथोलॉजी में पढ़ाऊंगा कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्रोस्टेट ग्लैंड को बाहर निकालना पड़ेगा। जब मैं निकालूंगा तो अगर मैंने इस नर्व्स को भी डैमेज कर दिया तो अब बताओ कि इधर से मैसेज जा सकेगा हमारे पीनिस को, नहीं जा सकेगा। तो अब बताओ कि उस बंदे की इरेक्शन हो सकेगी, नहीं हो सकेगी ना। तो इट मींस कि ड्यूरिंग प्रोस्टेटेक्टमी अगर आपने क्या किया कि प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस को डैमेज कर दिया तो उससे क्या है कि उस बंदे को क्या हो जाएगी, इंपोर्टेंस, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। उस बंदे को क्या हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। तो इस चीज का हम ख्याल कैसे रखते हैं, इस चीज का हम ख्याल इस तरह रखते हैं कि जब हम इसको प्रोस्टेट को रिमूव कर रहे होते हैं तो देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नर्व्स थी किसको सप्लाई कर रही थी, ये इसकी सरफेस को, इसको फेशिया को सप्लाई कर रही थी, मतलब इसकी कवरिंग को सप्लाई कर रही थी। तो मैंने क्या करना है कि जब इसको क्या कहते हैं प्रोस्टेट को रिमूव कर रहा होना है तो मैंने क्या करना है कि इसका जो फेशिया है ऊपर वाली जो सरफेस है उसको बचा लेना है और जो आपका ये जो नीचे वाला प्रोस्टेट है उसको निकाल देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको एमसीक्यू आना है कि अगर मैं प्रोस्टेटेक्टमी करूंगा, अगर मैंने प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस का ध्यान नहीं रखा तो क्या होगा, उस बंदे को क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा यार, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है, नर्व्स ही नहीं पहुंच रही। तो ये आपने अपनी बुक पे नोट कर लेना, ये इधर नहीं लिखा हुआ था। देन और वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आप लोगों ने तो नहीं यूज की होगी लेकिन शादीशुदा मर्द यूज करते हैं, वो आपकी आगे जनाब सिल्डेनाफिल, इसको हम क्या कहते होते हैं, वाइग्रा कहते होते हैं, ठीक है। अब वाइग्रा का क्या फायदा होता है वो मैं आज आप लोगों को समझाता हूँ कि वाइग्रा का फायदा क्या होता है। देखो जो हमने कहानी पढ़ी वही सारी सेम ही होनी है। वाइग्रा का फायदा यह है कि वो इरेक्शन करवा के रखती है काफी देर के लिए, जिससे क्या है कि वो बंदा 2-3 घंटे 4 घंटे क्या है कि अच्छे से इरेक्शन रहती है। अब उस चीज को समझते हैं कि वो जो इरेक्शन रह रही थी वो किस वजह से रह रही थी। देखो उसकी कहानी है इधर, मैंने आप लोगों को बताया कि आपका क्या था कि जो जीटीपी था वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा था, साइक्लिक जीएमपी में, जिसकी वजह से देन आगे सारी कहानी होकर हमारे मसल से फ्लेक्स कर रहे थे, ऐसा ही है कि नहीं है। तो ये काम हो रहा था, लेकिन क्या है कि आपका ये जो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, इसको देन क्या है कि आपका जो साइक्लिक जीएमपी है इसको तोड़ दिया जाता है। साइक्लिक जीएमपी को जो तोड़ने वाला बंदा होता है वो क्या करता है, उसको हम क्या कहते हैं फोस्फोडाइएस्टेरेज 5। वो क्या करता है कि आपकी जो साइक्लिक जीएमपी है इसको तोड़ देगा। इसको कौन तोड़ रहा है, फोस्फोडाइएस्टेरेज 5 तोड़ रहा है। अब देखो जब आपका फोस्फोडाइएस्टेरेज 5 साइक्लिक जीएमपी को तोड़ देगा तो अब बताओ रिलैक्सेशन होगी,
मतलब रिलैक्सेशन किसकी वजह से हो रही थी, जब उस सेल के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेटेड था, तो हमारी वेसल्स इस तरह रिलैक्स थी, प्रॉपर ब्लड आ रहा था, प्रॉपर मजे हो रहे थे, प्रॉपर इरेक्शन हो रही थी। अब क्या हुआ कि आपका जनाब एक इंजाइम आ गया फोस्फोडाइएस्टेज 5, उसने क्या किया कि इरेक्शन को खत्म करवाया। इरेक्शन को खत्म कैसे करवाया कि आपने उसने साइक्लिक जीएमपी को तोड़ दिया, साइक्लिक जीएमपी से उसने अकेला जीएमपी बनवा दिया, देन इससे जीटीपी बनती है, और ये इस तरह साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इट मींस आप लोगों को ये पता चल गया कि अगर मैं कोई ऐसी ड्रग दे दूं जो इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे, तो क्या होगा कि उस बंदे के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेटेड रहेगा। साइक्लिक जीएमपी का लेवल एलिवेटेड रहेगा, मतलब हमारी जो है इरेक्शन रहेगी, क्योंकि हमारी वेसल्स के स्मूथ मसल रिलैक्स रहेंगे और प्रॉपर इरेक्शन रहेगी। तो इस तरह काम कर रही होती है आपकी जनाब सिल्डेनाफिल के, वो क्या है कि फोस्फोडाइएस्टेज को इनहिबिट कर रही होती है, और इसका ब्रांड नेम क्या होता है, वाइग्रा होता है, आपने सुना ही होगा। तो ये देखेंगे ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है साइक्लिक जीएमपी के ब्रेक डाउन को। वो कैसे, फोस्फोडाइएस्टेज 5 को इनहिबिट करके। यार आप सिंपल सा फंडा याद रख लो, वेरी सिंपल। आपने ये याद रख लेना है कि जब भी आपके स्मूथ मसल्स और वेसल्स के अंदर साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ेगा, तो वो क्या कर जाएंगे, रिलैक्स कर जाएंगे, और आपकी वेसल्स डायलेट कर जाएंगी। और जब भी जो भी चीज आपके साइक्लिक जीएमपी के लेवल को कम करेगी, वो क्या है कि स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देगी और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेरी सिंपल है, ये आपने सिंपल सा फंडा याद रख लेना, जिससे आप लोगों को इंशाल्लाह कोई ऐसा चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी।